नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी ठीक से चल रही होंगी। दोस्तों, हम आज अपने अगले वीडियो में आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। इससे पहले के जो वीडियो हैं उसमें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ मानव की उत्पत्ति विकास, उसके बाद बताया था इतिहास को पढ़ना कैसे है, और पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी पाषाण काल की। स्टोन एज बेसिकली पढ़ रहे थे। स्टोन एज के जो पार्ट्स हैं उसमें हमने पढ़ा था पुरा पाषाण काल, जिसके अंतर्गत हमने निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल पढ़ा था। मतलब 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक हम लोग आ गए थे, और रास्ते में हमें क्या क्या मिले थे मैंने बता दिया है। निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। अब उच्च पुरा पाषाण के बाद हमारा अगला स्टेशन आता है मध्य पुरा पाषाण। देखिए, जब ये स्टोन एज वाला पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा तब एक क्लास में लूंगा सिर्फ मैप की, मतलब एक पूरा उसमें मैप बताऊंगा, स्टोन एज का पूरा मैप रहेगा उसमें कि पाषाण काल क्या है, पुरा पाषाण काल के पूरे पार्ट्स, मध्य पाषाण काल उसकी विशेषताएं शॉर्ट में, और उसके बाद नव पाषाण काल, और फिर जो लोह युगीन सभ्यता आ जाएंगी, ताम्र युगीन, उसको एक मैप में सीधे मैप का वीडियो रखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल, देखिए इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कालखंड। तो मध्य पाषाण काल अपने साथ में क्या कालखंड लेके चल रहा है? समय चल रहा है 10,000 से लेके 8,000 ईसा पूर्व या बीसी तक में। इससे पहले हमने पढ़ा था तो उच्च पुरा पाषाण जो काल हमने पढ़ा था वहां वो 10,000 तक आके खत्म हो गया था। 10,000 से स्टार्ट होगा हमारा मध्य पाषाण काल। अब देखिए, पहले एक थोड़ा समझ लेते हैं कि पिछले जब हमने देखा था तो निम्न पुरा पाषाण और मध्य पुरा पाषाण में हिमयुग चल रहा था। मतलब सर्दी बहुत थी, ग्लोबल टेम्परेचर बहुत कम था और बड़े बड़े जानवर होते थे, तो इंसान उन बड़े जानवरों को मारने के लिए बड़े पत्थर बना रहा था। अब यहां क्या होगा, उच्च पुरा पाषाण काल के बाद से हिमयुग खत्म होना स्टार्ट हो गया था, और मध्य पाषाण मतलब 10,000 बीसी आते आते हिमयुग लगभग समाप्त हो चुका है। अब तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जंगल बढ़ रहे हैं। देखिए, बर्फ रहती है तो जंगल भी सीमित हो जाते हैं। अब तापमान बढ़ रहा है तो क्या है, जंगल बढ़ रहे हैं। जंगल के साथ साथ सूक्ष्म जीवों की, वनस्पतियों में भी नए विकास हो रहे हैं। मतलब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो वो भी फैल रहा है, क्योंकि जंगल में सर्वाइव करना इजी होता है छोटे जानवरों के लिए बजाय मैदानों के। तो यहां क्या हो रहा है कि जानवर बदल रहे हैं, जलवायु बदल रही है, परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से इंसान भी बदल रहा है। वो भी अपने तौर तरीके बदल रहा है, अपने हथियार बदल रहा है। सबसे मेन चीज क्या बदल रहा है? पत्थर, पाषाण। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि स्टोन एज है, पत्थरों का खेल है, हमें पत्थर ही समझना है। पत्थर के हिसाब से इंसान बदल रहा है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मध्य पाषाण काल। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक दो पहले फैक्ट बता देता हूं। 1867 में CL कार्लाइल महोदय थे, CL कार्लाइल। इन्होंने भारत के, मध्य भारत में जो विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, विंध्यन रेंजेस में सबसे पहले इन्होंने मध्य पाषाण कालीन सूक्ष्म उपकरणों की खोज की। मध्य पाषाण काल के जो सूक्ष्म उपकरण थे, मतलब छोटे थे। छोटे क्यों थे? अभी मैंने बताया, छोटे इसलिए थे क्योंकि अब जानवर छोटे होना शुरू हो गए। अब इंसान को छोटे जानवर मारने पड़ रहे हैं, इसलिए उसके लिए हथियार भी छोटा बनाएगा। अब एक खरगोश को मारना है तो उसके लिए वो 20 किलो का पत्थर ऊपर से थोड़ी फेंकेगा। खरगोश को मारने के लिए वो ऐसा पत्थर बनाएगा जो खरगोश को सामने से आके लग जाए और वो आसानी से उसका शिकार हो जाए। तो 1867 में CL कार्लाइल महोदय ने विंध्यन रेंज में मध्य पाषाण कालीन सूक्ष्म उपकरण लिए। अब ये कैसे थे? 1 से 8 सेंटीमीटर तक के ये उपकरण थे। इनको कहा गया माइक्रोलिथ उपकरण। देखिए, माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर, तो माइक्रोलिथ कहा गया इनको, जो छोटे उपकरण थे। इसी माइक्रोलिथ वर्ड से इस एज को, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ एज भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अपने आप में। कई बार ये पूछा भी जाता है कि माइक्रोलिथ एज किससे संबंधित है, या फिर माइक्रोलिथ का अर्थ ही पूछ लेते हैं सीधे सीधे क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि 1867 में CL कार्लाइल महोदय थे, उन्होंने विंध्यन रेंज में सबसे पहले मध्य पाषाण कालीन सूक्ष्म उपकरण खोजे जो 1 से 8 सेंटीमीटर के थे और जिनको माइक्रोलिथ कहा गया। अब देखते हैं, देखिए एक अंतर आपका समझना बहुत जरूरी है कि पुरा पाषाण काल में और अभी में क्या अंतर है। तो एक अंतर देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि पुरा पाषाण काल में जो हथियार थे, मनुष्य जो हथियार बना रहा था वो किसके बन रहे थे? क्वार्टजाइट के,
इसके अलावा चर्ट, मध्य पुरा पाषाण में आके चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट इनके बन रहे थे। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, पत्थर भी बदल रहा है क्योंकि उसे अब छोटे हथियार बनाने हैं। तो छोटे हथियार बनाने में जो पत्थर उसको ज्यादा इजी लगेगा वही पत्थर का उपयोग करेगा मनुष्य। तो मध्य पाषाण में वो कर रहा है उपयोग कार्लाइलिन, कैल्सिडोनिक, अर्गेट और स्फटिक। तो देखिए ये सब क्या है, ये पत्थर है। तो सबसे पहले परिवर्तन क्या आ रहा है, पूरा पाषाण से जब फेस चेंज हो रहा है, मध्य पाषाण आ रहा है कि उसने मनुष्य ने अपने पत्थर चेंज किए। क्वार्टजाइट, चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट से अब वो आ गया है कार्लेलियन, कैल्सिडोनिक और आर्गेट स्फटिक पर। पत्थर चेंज हो गए, अब ये भी है कि हथियार भी चेंज होंगे। तो आइए देखते हैं हथियार कैसे बनते हैं, क्या हथियार बनाना स्टार्ट किया। जब पत्थर बदल गए, माफ कीजिए, देखिए जब पत्थर बदल गए तो अब पत्थरों से बने औजार भी बदलेंगे। हमने पुरा पाषाण में क्या देखा था, पुरा पाषाण में हमने कौन कौन से पत्थर देखे, औजार देखे थे। हमने पुरा पाषाण में देखे थे चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर, ये विशेषकर हमने देखे थे निम्न पुरा पाषाण में। इसके बाद जब मध्य पुरा पाषाण आया था तो पत्थरों की फिर प्रकृति चेंज हो गई थी, अपेक्षाकृत छोटे हो गए थे। क्या क्या हो गया था, तक्षिणी मतलब ब्यूरिन, वेदनी मतलब पॉइंट, वो सूजे जैसा जो बताया था। इसके अलावा खुरचनी, खाल उतारने के लिए, इसे स्क्रैपर कहा गया था। तो देखिए पुरा पाषाण में ये हथियार चल रहे हैं, चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर, तक्षिणी, वेदनी। इसके अलावा कोर, पेबुल जो बताया था मैंने, आपको ध्यान होगा पिछली वीडियो में। तो हथियार ये चल रहे थे निम्न पुरा पाषाण में। अब आ गया मध्य पुरा पाषाण, क्या हो गया है, हिमयुग खत्म हो गया है, टेम्परेचर बढ़ गया है, छोटे जीव जंतुओं का विकास हो गया है, तो उनको मारने के लिए छोटे हथियार बनेंगे। तो मध्य पाषाण काल में कौन कौन से छोटे हथियार बनाए मनुष्य ने, देखिए एक त्रिभुज, त्रिभुजाकार या त्रिभुज भी कह सकते हैं। दूसरा नवचंद्राकार। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोन एज से अगर क्वेश्चन बनते हैं, और विशेषकर हम बड़ी परीक्षाओं में देखें, यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट की पीएससी में, तो ये सब कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, इनको याद जरूर रखिएगा, आप लिख लीजिएगा। नवचंद्राकार, तीसरा समलंब। देखिए त्रिभुज कैसा होता था, जिसमें तीन कोने, नाम समझ में आ रहा है, तीन कोने होते हैं, तीनों ये कोने शार्प होते थे, ताकि अगर किसी को फेंक के मारा जाए, मान लीजिए छोटा खरगोश है या फिर कोई भेड़ बकरी, कोई छोटा जानवर है, तो उसको पास से ही अगर फेंक के मारा जाए तो इन तीनों में से एक ना एक कोना तो उसको लग जाएगा, इसकी प्रायिकता ज्यादा है लगने की। तो ये त्रिभुज हो गया, इसका उपयोग किया। नवचंद्राकार कुछ ऐसा एक उपकरण हुआ करता था, यहां से पकड़ के, जैसे चांदा होता है ना अपना, यहां से पकड़ के मारेंगे तो इसमें से कोई ना कोई भाग जानवर को लग ही जाएगा। ठीक है। समलंब, तीन तरफ से तिकोना। ये हो गया समलंब, यहां से पकड़ना है, यहां से पकड़ता था मनुष्य, और ये तीन उसके शार्प कोने हो गए। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि नवचंद्राकार औजार या नवचंद्राकार पत्थर के औजार मनुष्य ने किस काल में यूज किए हैं, तो वो है मध्य पाषाण काल में। कौन कौन से, त्रिभुज या त्रिभुजाकार, नवचंद्राकार और समलंब, ये विशेषकर यूज किए हैं मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में। इसके अलावा देखते हैं हड्डी, हड्डी और सींग। देखिए विकास लाखों सालों में हुआ है, पुरा पाषाण मतलब 5 लाख से 10,000 आते आते 4,90,000 साल होते हैं। तो इस बीच में बहुत सारी चीजें सीखता भी आ रहा है मनुष्य, मतलब समझता भी आ रहा है कि यार जानवर मार रहा है, जानवर मारने के बाद में जो उसका फ्लैश है, जो मांस है, वो खा ले रहा है, हड्डियां वगैरह जो बच रही हैं, फिर वो देख रहा है, उसके सामने ही सब हड्डियां सब डिस्पोजल हो रही हैं, सूख रही हैं, देख रहा है कि यार हड्डी भी अपने आप में बड़ी मजबूत चीज है। जैसे मैं पत्थर को घिस के आकार देता हूं, अगर हड्डी को भी कोई आकार दे दूंगा तो ये भी मेरे लिए अच्छा हथियार, और हल्का भी है पत्थर की अपेक्षा में, है ना। उसी प्रकार अगर से खाने पीने की बात करते हैं हम, तो
जड़ी बूटियां या फिर क्या चीज खानी है क्या नहीं खानी है, पुरापाषाण काल से जो खा रहा है, टेस्ट कर रहा है, प्रैक्टिकल कर रहा है। जैसे कुछ चीज खाने पे कोई मनुष्य मर गया तो वहां से उसको समझ में आ रहा है कि भाई ये चीज खाने से मरते हैं, इसको नहीं खाना है। किसी चीज खाने से उसकी कोई रोग ठीक हो गया तो उसको समझ में आ रहा है कि ये चीज शरीर के लिए अच्छी है। तो ऐसे मनुष्य का धीरे धीरे विकास हो रहा है, वो सीखता जा रहा है। सॉरी, अभी तबीयत ठीक नहीं हुई है। तो देखिए, त्रिभुजकार, नवचंद्राकार, समलंब के बाद में हड्डी और सींग के भी उपकरण और कुछ हथियार प्राप्त होते हैं मध्यपाषाण काल से। अब यहां आप एक चीज देखिए, पहले मनुष्य पुरापाषाण में क्या कर रहा था, या ऊपर से पत्थर फेंक दे रहा था किसी जानवर के ऊपर, या फिर एक जानवर को बहुत सारे लोग घेर ले रहे थे, घेरने के बाद में उसको पकड़ने के बाद में उसको पत्थर से पटक पटक के मार रहे थे। अब यहां क्या कर रहा है, छुप के बैठा है, घात लगा के, और पास आने पे फेंक के मार रहा है। ये तीनों हथियार, इनसे बने हथियार फेंक के मार रहा है। तो फेंक के जब मार रहा है तो एक नई उसने तकनीक की खोज कर ली। वो क्या तकनीक है? वो तकनीक है प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल वाली तकनीक। प्रक्षेपास्त्र तकनीक की खोज कर ली है मनुष्य ने। मतलब उसको अब ये समझ में आ गया है कि यार किसी के पास जाके पकड़ के मारना जरूरी नहीं है, ऐसी चीजें बनाओ जो फेंक के मार सकते हैं। ठीक है, तो यहीं से खोज होती है तीर कमान की। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि तीर कमान की खोज किस काल में हुई या किस काल से संबंधित है। तो देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि हर जो भी हम पढ़ते हैं हर चीज को क्यों से जरूर आप तोलें कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी ऐसे हथियार बनाने की, क्योंकि जीव जंतु अब छोटे हो गए हैं। ठीक है, छोटे हो गए तो ऐसे हथियार बने तो फेंक के मारना सीख गया। फेंक के मारने से प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ, जिससे तीर कमान बना लिया। पत्थर का उसने फिर छोटे छोटे भाग, फलक होता है तीर का, उसको शार्प करके उसने पत्थर के तीर बनाए। अब उसमें लकड़ी में लगा के, डंडों में लगा के उसने तीर कमान का विकास कर लिया। तो अब तो उसको और दूर से मारने की सहूलियत प्राप्त हो गई। तो यहां हम देखते हैं मध्यपाषाण कालीन औजार कौन कौन से हैं? त्रिभुज, नवचंद्राकार, संबल और हड्डी सींग के बने हुए उपकरण। तो अब आप बेसिक अंतर एक पुरापाषाण में और मध्यपाषाण में आप एक बेसिक अंतर समझ रहे होंगे कि इनमें बेसिक अंतर क्या है। बेसिक अंतर किसी का नहीं है, सिर्फ पत्थरों का है। उस समय पत्थर थे क्वार्टजाइट, चर्ट, जेस्पर और फ्लिंट वगैरह। मध्यपाषाण में आते आते पत्थर क्या होगा, कार्नेलियन और कैल्डिसोनिक, आर्गिट और स्फटिक। अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने इन तीनों जो है पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण के अलग अलग वीडियो बनाना इसलिए डिसाइड किया कि अगर एक ही वीडियो में सब करता ये खचड़ बचड़ हो जाता पूरा और बहुत कंफ्यूजिंग होता। एक चीज के 3-4 पार्ट, फिर उसके कुछ पार्ट, तो आप वीडियो देखते तक तो समझ में आता कि हाँ बड़ा अच्छा, आधे घंटे में खत्म हो गया, लेकिन बाद में सब वो आगे पार्ट और पीछे सपाट हो जाता मामला। अब देखते हैं प्रमुख स्थल। स्टोन एज में दूसरी सबसे प्रमुख जो चीज होती है, कह सकते हैं परीक्षा के नजरिए से, वो स्थल होती है। स्थलों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कहां से क्या मिला, यही प्रश्न आते हैं 60 से 70%। इसके अलावा बचे हुए फिर पत्थरों से आते हैं कि क्या पत्थर थे, कौन सी संस्कृति प्रचलित थी उस टाइप में। तो प्रमुख स्थल हम स्टेट वाइज देखेंगे, किन राज्यों में, वैसे तो पूरे इंडिया में, मतलब वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक में मध्यपाषाण कालीन उपकरण मिले हैं, लेकिन हम जो मुख्य हैं, जो परीक्षा में पूछे गए हैं, जिनकी संभावना ज्यादा है, उन पर ही बात करेंगे। तो प्रमुख स्थलों में सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में बहुत सी चीजें मिलती हैं। क्यों? क्योंकि नदियां बहुत हैं और ये मनुष्य का बताया था ना मैंने, जीने का उद्देश्य, सर्वोपरि उद्देश्य क्या है उसका? सर्वोपरि जिंदा रहना। जिंदा रहने के लिए कहाँ रहता है? पहाड़ों पे, नदियों के कागार क्षेत्र पे, और पानी तो होना ही होना जिंदा रहने के लिए। तो सारी ये इनकी बस्तियां, सारी चीजें, सभ्यताएं आगे हम पढ़ेंगे, सब नदी घाटी में ही हो रही हैं, नदियों के पास में ही हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में 3 जगह देखते हैं हम। पहला देखते हैं सराय नहराय, दूसरा देखते हैं महादहा, तीसरा देखते हैं दमदमा। शायद तीनों नाम आपने पहली बार ही सुने होंगे। ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट लगती है यूपी की, प्रतापगढ़ इलाहाबाद के पास। प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जगह आती है सराय नहराय, महादहा और दमदमा। अब देखिए कहां से क्या मिलता है। तो सराय नहराय से सबसे पहले हमें मिलते हैं 37 नर कंकाल।
37 नर कंकाल मिलते हैं सराय नेहराय से। कैसे मिलते हैं? क्षत विक्षत, मतलब किसी की खोपड़ी फूटी हुई है, किसी के हाथ टूटे हुए हैं, क्षत विक्षत अवस्था में 37 नर कंकाल मिलते हैं। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा समझ में आ रहा है कि या फिर वहां पर कोई सामूहिक नरसंहार हुआ है, मतलब 2 गुटों में लड़ाई हो गई है, एक गुट या दोनों गुट के जितने मरे लोग हैं वो वहां दफन है। दूसरा हो सकता है कोई बाहर आक्रमण हो गया हो, कहीं से किसी ने, दूसरे कबीले वाले ने कहीं से बाहर आक्रमण किया और युद्ध हुआ वहां पर। तो एक ये 37 नर कंकाल मिलते हैं, तो ये एक अंदाजा लग सकता है कि यहाँ पे सामूहिक नरसंहार हुआ था। इसके अलावा देखते हैं कब्रें मिलती हैं, कब्र मिलती हैं जिसमें एक कब्र में 4 कंकाल प्राप्त होते हैं। ठीक है, सराय नेहराय, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये प्राचीनतम स्थल है मध्यपाषाण काल का। मध्यपाषाण काल के जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्यों के आधार पर ही इतिहास बटा हुआ है, पहले बताया था। तो मध्यपाषाण काल के जो साक्ष्य हैं उनका प्राचीनतम स्थल सराय नेहराय है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। तो कब्र मिली है, कब्र में से 4 कंकाल मिले हैं। देखिए उस समय कब्र कैसी मिली है? अंडाकार। उस समय कब्र ऐसी अंडाकार हुआ करती थी और कब्रों की जो डेप्थ होती थी, गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती थी, जैसे आजकल काफी गहरी खोद के दफन किए जाते हैं ताकि बदबू वगैरह नहीं आए और उसकी दुर्गंध। लेकिन उस समय की अंडाकार कब्रें मिली हैं और काफी छिछली सतह की कब्रें मिली हैं। तो सराय नेहराय में 37 नर कंकाल छद्मविच्छेद अवस्था में कब्र मिली है, कब्र में 4 कंकाल एक साथ पाए गए हैं। इसके अलावा स्तंभगर्त और फर्श। स्तंभगर्त होता है स्तंभ को लगाने के लिए बनाया गया गड्ढा। अगर मॉडर्न आस्पेक्ट में देखें तो पिलर होते हैं, जब कोई घर बनता है तो पिलर होते हैं, उसके पहले नींव खोदी जाती है, तो गड्ढे बनाए जाते हैं, उस गड्ढे में फिर पिलर खड़ा होता है, पिलर के ऊपर छत पड़ती है। तो ये स्तंभगर्त वही है। स्तंभगर्त प्राप्त हुए हैं सराय नेहराय से, और जो रहने के स्थान है वहां का फर्श भी मिला है। इसके अलावा सामूहिक चूल्हे, सराय नेहराय से सामूहिक चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। मतलब चूल्हा तो कहना, खैर भट्टी कहना सही होगा, क्योंकि इन्हें गर्त चूल्हे कहते हैं, जो वैसे नॉर्मल चूल्हे होते हैं गांव घरों में ऊपर बनाए हुए, लेकिन यहाँ प्राप्त हुए गर्त चूल्हे। जो भट्टी होती है, जब गांव में कोई बड़े प्रोग्राम होते हैं ना, विशेष प्रोग्राम, तब वो गड्ढा खोद के बनाई जाती है भट्टी, तो गर्त चूल्हे या भट्टी प्राप्त हुई है। ये तीनों चीजें वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सराय नेहराय एक तो क्या प्राचीनतम स्थल है मध्यपाषाण काल का, 37 नर कंकाल हुए हैं, कब्र में 4 कंकाल एक साथ थे, और स्तंभगर्त और फर्श और सामूहिक भट्टी प्राप्त हुई है। इसके बाद हम आते हैं महादहा पे। यहां देखते हैं यहां का क्या क्या प्राप्त हुआ है। यहां 41 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। देखो ये जो जगह है पूरी प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, इनमें ज्यादा दूरी भी नहीं है, मतलब 5-5, 10-10 किलोमीटर की दूरी पर है ये तीनों जगह। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया में अच्छी खासी बस्ती रही है उस टाइम पे मानव की। किस टाइम की? मध्यपाषाण काल की। तो नरकंकाल प्राप्त हुए 41 महादहा में, और युगल शवाधान, युगल शवाधान के भी साक्ष्य मिलते हैं। मतलब एक कब्र में एक स्त्री है, एक पुरुष है, उसके हमें प्रमाण कहाँ मिलते हैं? महादहा में। और सिर, कब्र में जो सिर है शव का, वो पश्चिम की ओर है। अब वो उनकी कोई रीति रही होगी। और कब्रों में जो प्रिय वस्तु हैं उनकी, जैसे कोई उसको खाने में कुछ अच्छा लगता होगा, या उसका कोई प्रिय पशु होगा, उसके हिसाब से कोई उसकी प्रिय वस्तु भी शवों में पाई गई है। तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकोत्तर किसी जीवन की कल्पना रही होगी कि यहाँ से, इस धरती से जाने के बाद में कहीं तीसरी जगह जाएगा और वहाँ अपनी प्रिय वस्तु का वो उपयोग कर सकेगा। तो महादहा से क्या क्या प्राप्त हुआ है? 41 नरकंकाल, युगल शवाधान जिसका सिर पश्चिम दिशा में रहता था। इसके अलावा स्तंभगर्त यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। स्तंभगर्त मतलब बता दिया मैंने, पिलर के लिए यहां से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक चीज रह गई, महादहा में एक चीज रह गई, यहां पर हड्डी व सींग। किसकी हड्डी सींग? हिरण और बैल।
हिरण और बैल की हड्डी सींग के कुछ उपकरण, कुछ छल्ले, जैसे छल्ले बनाकर उसको पिरोकर पहन लिए जाए, ऐसे कुछ उपकरण आभूषण प्राप्त हुए हैं महादहा से। हड्डी और सींग के, हिरण के, बैल के, मृग और श्रृंग, मृग और श्रृंग, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे आप। ये तो देखिए सराय नहराए से क्या क्या हो गए, 37 नरकंकाल हो गए। उसके बाद कब्र में 4 कंकाल एक साथ, स्तंभगर्त और भट्टी वगैरह मिली हैं, सामूहिक चूल्हे। महादहा से क्या क्या हो गया, 41 नरकंकाल हो गए, युगल शवाधान हो गए, सिर पश्चिम की तरफ, स्तंभगर्त प्राप्त हुए, हड्डी और सींग के बने हुए, किसकी, श्रृंग और मृग की, हिरण और बैल के आभूषण या उपकरण प्राप्त हुए हैं। दमदमा से देखते हैं तो यहाँ भी युगल कब्रें प्राप्त हुई हैं। दमदमा में एक कब्र में एक सिंगल है, एक में 5 शव हैं, एक में 37 शव है। इस प्रकार की है। दमदमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों को आपको याद रखना है, सराय नहराए को और महादहा को। तो ये होते हैं उत्तर प्रदेश से, लेकिन अभी एक यहाँ और रह गया, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट था। इसके बाद देखते हैं मिर्जापुर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात चल रही है इसलिए इसको भी देख लेते हैं। तो मिर्जापुर में देखते हैं लेखैया, लेखैया और मोरहना। मोरहना पहाड़ी है एक्चुअल में, वहां पहाड़ी पे भी लेखैया में यहाँ 17 कंकाल मिले हैं। लेखैया में 17 कंकाल मिले हैं, मोरहना में भी कुछ अवशेष उपकरण मिले हैं मध्य पाषाण कालीन। तो यहाँ से फिर उत्तर प्रदेश अपना कवर हो जाता है। क्या क्या हो गया, प्रतापगढ़ से होगा सराय नहराए, महादहा, दमदमा, मिर्जापुर से हो गए लेखैया, लेखैया में 17 कंकाल मिले हैं, और मोरहना, मोरहना में पहाड़ में उस टाइम के हमें अवशेष मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्थल देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सारे स्थल इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट कर लेना, इनके की पॉइंट्स जो हैं। अब हम बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान में 2 क्षेत्र आते हैं, एक आता है सांभर, सांभर की झील सुना होगा आपने, दूसरा आता है बागौर। सांभर में हमें मिलते हैं प्राचीनतम साक्ष्य, किसके, वनस्पति के, वनस्पति के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं देखने के लिए हमें राजस्थान के सांभर में। ठीक है, इसके बाद आते हैं बागौर में। बागौर में हमें मिलता है प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन का। एमपी का जो आदमगढ़ है होशंगाबाद जिले में, वो भी प्राचीनतम है। ये दोनों ही हैं, अभी बताऊंगा आगे। राजस्थान में सांभर है जहां प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं वनस्पति के। इसके अलावा बागौर है जहां प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं पशुपालन के। बागौर है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ये भी याद रख सकते हैं आप। अगर नदी याद रखना चाहें तो कोठारी नदी है। मैंने बताया आपको कि नदी के आसपास ही ये सारी चीजें मिलेंगी, वहीं लोग रहते थे। कोठारी नदी भीलवाड़ा में, बागौर है, वहां पे प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब यहां पर हम चाहे तो यहीं लिख दें आदमगढ़ एमपी में, तो बागौर, और यहां भी फिर से बागौर लिख देता हूं, बागौर राजस्थान में। बागौर और आदमगढ़ ये दोनों हैं प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं जहां पशुपालन के। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है अपने आप में कि इनमें से जो भी आए ऑप्शन में उसको टिक कर देना। अगर दोनों आते हैं कि आदमगढ़ एवं बागौर, तो वो वही राइट आंसर होगा, आदमगढ़ एवं बागौर, या इनमें से कोई एक दिखे तो उसको टिक कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया राजस्थान। इसके अलावा एमपी में देखते हैं, मध्य प्रदेश में, तो आदमगढ़ तो मैंने बता ही दिया है, पशुपालन के सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा पचमढ़ी है, पचमढ़ी में 2 शैलाश्रय मिलते हैं। ये शैलाश्रय क्या होता है, शैल मतलब बड़ी चट्टान, श्रय मतलब उसके नीचे आश्रय लेना है। तो बड़ी बड़ी चट्टानें ऐसी हुआ करती थी जिसके नीचे मनुष्य आश्रय लिया करता था, तो वो शैलाश्रय होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है जम्बूद्वीप, मध्य प्रदेश से संबंधित एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, जम्बूद्वीप। और दूसरा डिरेथो
द्वीप। पचमढ़ी में ही है ये, अगर आप कभी गए होंगे तो हो सकता है आपने घूमा भी हो। तो पचमढ़ी में 2 शैलाश्रय प्राप्त होते हैं, मध्यपाषाण कालीन जम्बू द्वीप और डरेथो द्वीप। इसके अलावा हम देखते हैं गुजरात में, और यहां थोड़ा मिटा देता हूं। देखिए यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। अब गुजरात में एक ही इंपॉर्टेंट जगह है, वो है लंघनाज। लंघनाज जगह है साबरमती नदी के पास में है लंघनाज नदी। यहां से भी मध्यपाषाण कालीन उपकरण प्राप्त होते हैं शुष्क क्षेत्र से। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्यपाषाण कालीन ऐसे कौन से उपकरण हैं, या फिर ऐसे उपकरण जो शुष्क क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, वो क्षेत्र कौन सा है, तो वो है लंघनाज। जो कक्ष वाले का आसपास का एरिया है वहां तक है, जो जहाँ पे शुष्कता ज्यादा है, तो वहां प्राप्त हुए हैं ये उपकरण और नरकंकाल। तो गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से लंघनाज आपको याद रखना है, शुष्क क्षेत्र है। तो ये हमारे हो गए। इसके अलावा देखिए तमिलनाडु में भी है, टेरी समूह है, या फिर आंध्र प्रदेश में है कोरीगुंटा, अभी 3-4 बहुत सारे स्थल हैं ऐसे पूरे ऊपर से नीचे तक में। लेकिन जो प्रमुख थे वो मैंने आपको बता दिए क्या क्या थे प्रमुख। यूपी में सराय नहराय, महदहा, दमदमा। इसके अलावा मिर्जापुर वाले, हमने जिला मिर्जापुर वाले में देखे थे, क्या क्या देखा था, लेखैया और मोरहना की पहाड़ी। राजस्थान में क्या क्या देखा था, राजस्थान में देखा था भीलवाड़ा का बगौर और सांबर। सांबर में क्या है, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वनस्पति के, बगौर में प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन के। इसके अलावा एमपी में हमने देखा था आदमगढ़, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आदमगढ़ में भी प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं पशुपालन के। और पचमढ़ी, यहाँ पे 2 शैलाश्रय हैं, जम्बूद्वीप और डरेथो द्वीप। इसके बाद हम आगे थे गुजरात। गुजरात में हमने क्या देखा था, गुजरात में हमने देखा था लंघनाज, जो कि शुष्क क्षेत्र है, वहां पे उपकरण और कंकाल प्राप्त हुए थे। अब देखिए मध्यपाषाण काल यहाँ समाप्त हो गया, छोटा है इसलिए अलग वीडियो बनाए ताकि पूरी चीजें कवर हो सके। एक चीज और, मध्यपाषाण काल की विशेषता में अगर देखें पूरा निचोड़, तो 2 चीज यहां समझ में आ रही हैं। एक तो पशुपालन, दूसरा आग का प्रयोग। पशुपालन हमें कहां मिला था, बागौर में और आदमगढ़ में। आग कहां मिली थी हमें, जो सराय नहराय वगैरह में गर्त चूल्हे मिले, सामूहिक चूल्हे। अब चूल्हे बने तो आग लगी रही होगी उनमें, तभी खाना पक रहा होगा, है ना। तो मध्यपाषाण काल में 2 चीजों की क्रांति तो हो गई है। पशुपालन सीख गया है, मतलब सिर्फ उसको काट के मांस खाना ही नहीं, उसको पाल भी सकते हैं। 10, 20, 50 पाल लो तो हर दूसरे दिन में एक एक करके काट के खाते रहेंगे, काम चलता रहेगा बरसात में भी। और आग का प्रयोग सीख गया है ना। तो इसी के साथ हमारा भैया मध्यपाषाण काल खत्म हो जाता है। 10,000 से लेके 8000 BC तक आ गए हैं। इसके बाद हम अब नेक्स्ट जब अगली क्लास लेंगे तो पढ़ेंगे नवपाषाण, जिसे क्रांति काल भी कहते हैं। अब बहुत सारी क्रांति आ जाएंगी इसमें। ये 10,000 से ही 6,000 तक के बीच में, या फिर 8,000 से ही मिलता है किताबों में। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था समय ओवरलैप इसलिए होता है क्योंकि मध्यपाषाण काल कैसा रहता है, संक्रमण काल है, मतलब एक ट्रांजिशन फेस है, समय बदल रहा है। तो नवपाषाण काल पढ़ेंगे। नवपाषाण काल के बाद में एक मैप बना के आपको बताऊंगा पूरा स्टोन एज का। वो वीडियो सिर्फ स्टोन एज पे ही रहेगा, है ना। और नवपाषाण काल जब पूरा हो जाएगा, मतलब स्टोन एज हमारा पूरा हो जाएगा, उसके बाद में एक इसका आखिरी वीडियो रहेगा क्वेश्चन आंसर का। क्वेश्चन आंसर रखेंगे, MCQ रखूंगा मैं छांट के, उसमें जो जो अभी तक पूछे गए हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना प्रबल है। मध्यपाषाण काल समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।